हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएस मार्केट्स को अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट्स ने पैराबोलिक रन दिखाया। जो अभी एक रिट्रेसमेंट आई थी, जब ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देखने को मिला था यूएस मार्केट के अंदर। वो लो से अगर हम देखें, जो लगा था इन द मंथ ऑफ मार्च, तो अप्रैल से जो ये रैली स्टार्ट हुई है यूएस मार्केट के अंदर, वहाँ से ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पर पहुंच चुका है यूएस मार्केट और 17% का अपसाइड का रैली है। ये S&P 500 यूएस की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है। बात करेंगे डाउ जोन्स इंडेक्स की, तो उसने भी सिमिलर तरीके से ही अपसाइड में मूवमेंट दिखाया। बॉटम से देखोगे तो ऑलमोस्ट करंट जो क्लोजिंग है, लास्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट 10% अप है। बात करें अगर नैस्डैक की, तो नैस्डैक ने S&P 500 को भी पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो 28% का वन वे रैली दिखाया है अप्रैल ऑनवर्ड्स। अप्रैल से लेके और पूरा अप्रैल रैली किया। मई के फर्स्ट वीक में भी प्रॉपर रैली किया है, 30% से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अब हम दूसरी तरफ देखें तो इंडियन मार्केट्स के अंदर जो एक सेलिंग आई थी, ये सेलिंग के बाद जो बाउंस तो आया है, बट इस बाउंस में इतनी ताकत नहीं है कि ये अपसाइड में चला जाए और जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था वो एरिया तक पहुँच जाए। ना निफ्टी पहुँचा है, ना सेंसेक्स पहुँचा है, ना ही आपका बैंक निफ्टी पहुँचा है। ठीक है, फिर निफ्टी भी लोअर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। सिर्फ एक इंडेक्स ऐसा है जिसने अपसाइड में रैली दिखाई है, वो है आपका नेट सेलेक्ट इंडेक्स। इसको अगर आप देखोगे तो बॉटम से लेके ऊपर तक ऑलमोस्ट 21% का मूव इसने दिया है अप्रैल के महीने में। बट यहाँ पर जो ब्रॉडर मार्केट्स है, अगर हम निफ्टी 500 को देखते हैं, निफ्टी 500 को देखें तो इसने भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रैली नहीं दिखाई है। जो इसके ऑल टाइम हाइज है 24,570 के, उससे अभी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 23,100 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडियन मार्केट्स पीछे रह गई हैं और यूएस मार्केट्स इस तरीके से एक डायरेक्शनल मूवमेंट में घूम रही है, अपसाइड में जा रही है बहुत तेज़ी से। यूएस के स्टॉक्स का, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो काफ़ी स्पीड से ऊपर गई है। यहाँ पर अगर आप जो ग्लोबल टेक जायंट है जैसे कि गूगल, गूगल को आप देखोगे तो गूगल ने कैसी रैली दिखाई है, वन वे रैली दिखाई है। जो मार्च की करेक्शन थी, मार्च की करेक्शन से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 47% अब आ चुका है। एनवीडिया एक स्टॉक है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी हो चुकी है जितनी पूरी इंडियन मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट $4.7 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे नैस्डैक पहुंच चुका है। इसने भी 32% का अपसाइड में रैली दिखाया। तो यहाँ पर अगर वीकली पे भी आप देखोगे तो काफ़ी मेजर रैली यहाँ पर एनवीडिया जैसे, गूगल जैसे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो एआई रेवोल्यूशन है, एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है यूएस। यूएस के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं जैसे कि एनवीडिया हो गया, ठीक है, आपका गूगल हो गया, आपका अमेजोन हो गया, ये कंपनीज ऐसी हैं कि जो लीड कर रही हैं एआई रेवोल्यूशन को। और जब ऐसी कंपनीज जो कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज हैं और जो वर्ल्ड की बेस्ट मार्केट है यूएस, तो यहाँ पर जब रिटर्न्स बन रहे हैं तो क्यों एफआईआईज इंडिया के अंदर रुकेंगे? क्यों वो यहाँ पर रुककर ज़्यादा टैक्सेस पे करेंगे? एक मेजर रीज़न तो ये है एफआईआई की सेलिंग का। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुका है सिर्फ इसी साल के अंदर अंदर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जो वर्ल्ड की सबसे स्टेबल मार्केट है उसके अंदर ही जब इतना सॉलिड बुल रन चल रहा है, तो इंडिया जैसी मार्केट के अंदर एफआईआईज अपना पैसा होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए होते हैं। अब इंडिया के अंदर काफ़ी रिस्क है एज कम्पेयर टू यूएस। क्यों? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो एनवीडिया सिर्फ एक सिंगल स्टॉक है यूएस मार्केट का, जिसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पूरी इंडियन मार्केट, मैं ये बोलूँगा कि कई देशों की इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जब उनकी खुद की मार्केट इतनी अट्रैक्टिव है, वहाँ पर ही उनको इतने बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो वो इंडिया जैसे स्मॉल कैप
कैटेगरी का जो कंट्री है वहाँ पर वो नहीं आएंगे अपना पैसा लेके। क्यों? क्योंकि एक साइड पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, यूएस मार्केट्स बहुत अच्छे से चल रही हैं। दूसरी साइड पे अगर हम देखें यूएसडी आईएनआर को, तो इंडियन रुपी इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर अगर हम देखेंगे तो ये लोवेस्ट एवर लेवल्स पे आ चुका है। तो एक तो हमारा जो करेंसी है वो ब्लीड कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। देखोगे कि हिस्ट्री में कभी भी इतना वीक कभी भी रुपी नहीं रहा है अगेंस्ट डॉलर। लोवेस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है आईएनआर अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो यहाँ पर एक तो हमारा करेंसी भी वीक है, दूसरा हमारा मार्केट्स वीक है और यूएस मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग है। तीसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि क्रूड ऑयल के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल भी हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। जो क्रूड ऑयल इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी ट्रेड करता था अराउंड $60 पर बैरल, वो अभी करंटली प्लेस्ड है $90 पर बैरल, और जो हाई लगा है वो लगा है ऑलमोस्ट $112 पर बैरल का। तो क्रूड भी अपसाइड में जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया एक ऑयल इंपोर्टर का कंट्री है, हम लोग अपना सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यूएशंस जो हमारी स्टॉक्स की थी वो हायर साइड पे थी, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही है एफआईआईज को। उसकी वजह से यहाँ पर वन वे सेलिंग देखने को मिली है। 2 लाख करोड़ जितना पैसा अगर एक साल के अंदर निकल जाएगा, अभी तो साल पूरा भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा फ्लो हो चुका है इंडियन मार्केट से बाहर। और अभी यहाँ पर हमारी मार्केट्स अट्रैक्टिव भी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर काफ़ी सॉलिड बुल रन चल रहा है, तो जब वहीं पर पैसा बन जाएगा तो यहाँ पर वो क्यों रिस्क लेंगे। दूसरा हमने समझ लिया कि भाई क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से अभी हमारी कंट्री के अंदर जो मार्केट्स हैं उसके अंदर प्रेशर ही रहेगा। दूसरी मार्केट्स को अगर हम देखें, जापानीज मार्केट्स को देखें, तो जापान ने भी अपना जो एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था उसको ब्रेक कर दिया है और अपसाइड में मूव कर रहा है काफ़ी स्ट्रेंथ से। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जब उनके अंदर पैसा बन रहा है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर या रिस्की कंट्रीज के अंदर आके एफआईआईज रिस्क नहीं लेंगे। बट यहाँ पर हमारे लिए क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए जो सिर्फ इंडियन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों को एक तो ये सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ जो अपना पोर्टफोलियो है वो सिर्फ इंडियन मार्केट्स में कंसंट्रेटेड ना रख के थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमें ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बनाना चाहिए। अब आप पूछोगे कि ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम कैसे एक्सपोजर बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक टाइम्स पे जाओगे। इकोनॉमिक टाइम्स पे जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन को ओपन करोगे, यहाँ पर मार्केट्स में जाएंगे। मार्केट्स में जाने के बाद तो जाना है म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे स्क्रीनर को ओपन करोगे। स्क्रीनर को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने क्या लिखना है, यहाँ पर इक्विटी कैटेगरी सेलेक्ट करना है सबसे पहले। और इक्विटी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर 1 ईयर ड्यूरेशन जैसे ही आप करोगे और यहाँ पर अगर आप इसको रिटर्न्स के हिसाब से सॉर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पिछले एक साल के अंदर ताइवान ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ताइवान का जो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ओवरसीज इक्विटी म्यूचुअल फंड है डीएसपी का, उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड माइनिंग ने अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पर मेरा एसेट का आप देखोगे ग्लोबल इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस व्हीकल्स का जो सेगमेंट है उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 100% का। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड है, जिसके थ्रू आप नैस्डैक की 100 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसने भी ऑलमोस्ट 86% का पिछले एक साल के अंदर रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स ने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया है 81% का। और यहाँ पर देखोगे कि जितने भी फंड्स आ रहे हैं ये सारे, अब यहाँ पर चाइना का भी एक फंड है, इसने भी 71% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अभी तक कोई भी ऐसा फंड नहीं दिखा है हमें जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करता हो और उसने बढ़िया रिटर्न दिया। तो हाई परफॉर्मिंग रिटर्न्स कहाँ पर मिले हमें, सारे ही ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, ताइवान के अंदर, नैस्डैक के अंदर, चाइना के अंदर।
तो जब डेवलप्ड इकोनॉमीज बहुत सॉलिड परफॉर्म कर रही होती है, तो जो इंडिया जैसी कंट्री है जो इतना डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा ही। एफ आई आईज वापस कब आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भी नहीं आएंगे। एफ आई आईज तब वापस आना स्टार्ट करेंगे जब यहाँ पे हमें वीकनेस दिखेगी और यहाँ पे हमें कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखेगा। तो उसको समझ लेते हैं यहाँ पर वीकनेस कहाँ किस पॉइंट पे दिखती है। तो अभी जो करंट मूव चल रहा है इसके हिसाब से अगर हम देखें, तो एस एन पी 500 का जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है, 7591 के अराउंड। नैस्डैक को अगर आप देखोगे तो नैस्डैक में नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखता है, 32,500 के अराउंड। तो ये एरियाज को जब ये टैप कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जब सेलिंग देखने को मिलेगी, तो ये पैसा जो यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो ये पैसा फ्लो करके आएगा कहाँ पर आएगा, इंडियन मार्केट्स के अंदर। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जब तक इंडियन मार्केट्स 24,800, अगर हम निफ्टी की बात करें सिर्फ, जब तक 24,800 के नीचे सस्टेन कर रहा है निफ्टी, तब तक इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोई अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिखने वाला है। तो एक बारी ये जो बुल रन यहाँ पर चल रहा है ग्लोबल इक्विटीज़ में, यूएस मार्केट्स के अंदर, चाइना की मार्केट के अंदर, ताइवान की मार्केट के अंदर, जापान की मार्केट के अंदर, जब ये रैली ख़त्म होगी, जब यहाँ पर एक टॉप बनेगा और यहाँ पर वीकनेस आना स्टार्ट होगी, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी, उसके बाद ये पैसा फ्लो करके आएगा इंडियन मार्केट्स में। यहाँ पर अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स के ETF को देखोगे तो इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जब मार्केट्स स्टेबल होती है तो हमारे जो इंडेक्स है उसको इमिटेट करते हैं, बट अभी देखेंगे तो ये जा रहा है बिना निफ्टी के। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मिड कैप स्पेस है, मिड कैप स्पेस ने फिर भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन दिखाया है, बट जो लार्ज कैप है, ब्रॉडर जो मार्केट्स हैं, निफ्टी 500 अभी हमने देखा, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली चीज़ नहीं है। तो अभी भी कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जो कि अंडर वैल्यूड है और जहाँ पर अभी रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो इंडियन मार्केट के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग स्लोली एंड स्टडीली अपना पोजिशनिंग बना सकते हो, तो उन सेक्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ स्टॉक्स ऐसी है जो अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिली है और आने वाले रैली में वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आपको रिटर्न दे सकती है। सेकंड जो सेक्टर है वो है डिफेंस, थर्ड जो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग, और फोर्थ जो है वो बैंकिंग सेक्टर है। बट बैंकिंग के अंदर भी क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर हमने जाना है। जैसे कि एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसको अगर आप देखोगे तो इसने अभी रिसेंटली अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको टच किया है और यहाँ से काफ़ी बढ़िया एक इसने कंसोलिडेशन किया है और अब एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस को जून 2023 का जो इसका 2024 का जो रेजिस्टेंस था उसको इसने ब्रेक किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब यहाँ से काफ़ी बढ़िया रैली बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले हफ्तों में दे सकता है। बट यहाँ पर क्या करना है, जब कोई स्टॉक इस तरीके से डायरेक्शनल हो रखी होती है, वन वे मोमेंटम दिख रहा है कि साल की शुरुआत से यहाँ पर बाइंग मोमेंटम है, तो यहाँ पर टॉप पे हाइस पे नहीं खरीदना। जब भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है, जब भी इस तरीके से थोड़ा स्टॉक करेक्ट करता है, एक हाई लगाएगा उसके बाद करेक्शन करेगा, तो जब भी यहाँ पर इस तरीके की 10% की 20% की करेक्शन देखने को मिले, यहाँ पर बैंकिंग स्टॉक्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को, डिफेंस को, मैन्युफैक्चरिंग को आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हो। दूसरा क्या करना है, अब क्या हमें जाके अपना एलोकेशन जो ग्लोबल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स, उनके अंदर बना लेना चाहिए? वो भी नहीं करना चाहिए कि अब एक अच्छी खासी रैली वहाँ पर हो चुकी है, तो जैसे ही वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये फंड्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, जिन्होंने पिछले साल में 200, 250, 100%, 80% तक के रिटर्न्स दिए हैं, यहाँ पर इनके रिटर्न्स के अंदर थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा। बट नेक्स्ट रैली के लिए फिर नेक्स्ट टाइम जब दिखे कि मार्केट्स एक रेंज में अटक गई है और अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर पा रही है, तब हमें अपना एक्सपोजर बनाना है इस तरीके के फंड्स के अंदर, जहाँ पर जो बाकी की मार्केट्स हैं उसमें भी जब रैली आए तो हम लोगों को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करके वहाँ पर, और वो रैली का हम लोग फ़ायदा उठा सके, उस रैली को एंजॉय कर सके। बात करें अगर गोल्ड की, तो गोल्ड के अंदर भी अगर आप देखोगे कि एक जो हाई लगा था
5600, वहाँ से अगर देखेंगे तो अभी गोल्ड 15% डाउन है। सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर ने जो एक हाई देखा था 4,20,000 का, वहाँ से करंट प्राइसेस पे देखोगे तो सिल्वर इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 40%, जहाँ पर गोल्ड डाउन है सिर्फ 15% से। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को स्टेबल चीज़ों में अक्यूमुलेशन करना है तो सिल्वर इज़ द बेस्ट चॉइस। काफ़ी बढ़िया कई हफ्तों का इसके अंदर एक कूल ऑफ आ चुका है, और अब यहाँ से अगर ये जोन को ब्रेक करता है अब 240, सिल्वर इज स्ट्रॉन्ग, और जैसे ही 280 के ऊपर निकलेगा सिल्वर तो फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाइस तक सिल्वर को जाता हुआ देख सकते हैं। स्लोली एंड स्टडीली आप अक्यूमुलेशन कर सकते हो बैंकिंग स्टॉक्स में, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में, और सेक्टर वाइज आपको एलोकेशन बनानी चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि जब मार्केट्स करेक्ट भी हो तो आपके पोर्टफोलियो ज़्यादा ब्लीड ना करे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।